नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वलय सिद्धांत से रिलेटेड तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं तीसरा लेक्चर। पूर्णांक के प्रांत से शुरू करते हैं। पूर्णांक के प्रांत या इंटीग्रल डोमेन, जिसको शॉर्टकट में ID भी लिखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं। तो एक वलय R प्लस डॉट। अब हम जानते हैं वलय क्या होती है। R प्लस क्रम विनिमय ग्रुप और R डॉट सामयिक समूह और दो बंटनता। R प्लस क्रम विनिमय ग्रुप में 5 चीज़ें होती है। R डॉट सामयिक समूह में कितनी होती है? 2। समवर्तता, साचर्यता 5, 2 7, 2 बंटनता 9 चीज़ें होती है वलय में, ध्यान देना। तो एक वलय R प्लस डॉट पूर्णांक के प्रांत कहलाएगी यदि क्रम विनिमय हो। क्रम विनिमय हो मतलब कौन सी संक्रिया के सापेक्ष? दूसरी संक्रिया के सापेक्ष। R प्लस तो क्रम विनिमय ग्रुप होता ही है, तो R डॉट सामयिक समूह में समवर्तता और साचर्यता होती है। तो गुणा के लिए तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता, ये 3 सीटें खाली रह गई, तो यही सीटें भरेंगी। ध्यान देना, ये 3 जगह खाली रह गई तो यही सीट भरेगी। तो क्रम विनिमय मतलब AB इक्वल टू BA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। तत्समय की वलय मतलब दूसरी संक्रिया के सापेक्ष कह रही है AE बराबर AEA, यानी गुणा के लिए तत्समक है एक तरह से, या दूसरी संक्रिया डॉट के सापेक्ष तत्समक AE इक्वल टू AEA। ए हो गया लेफ्ट एज वेल एज राइट, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R होगा यहाँ पे A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। अब शून्य के भाजक रहित है, तो शून्य के भाजक रहित किसे कहते हैं? दो संख्याओं गुणा 0 कब होगा? जब या तो A 0 या क्या होगी B 0। तो क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाजक रहित वलय, शॉर्टकट में हम क्या बोल सकते हैं? क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाजक रहित वलय। क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाजक रहित वलय क्या कहलाती है? पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है, ध्यान देना। और इसको डिटेल में समझाया हुआ है, तो देखो दूसरा अथवा में एक डेफिनेशन और दी हुई है समझने के दृष्टिकोण से। वलय R प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि R प्लस क्रम विनिमय ग्रुप हो। R प्लस तो क्रम विनिमय ग्रुप है, यानी R 1 0 से 1 4 यानी 5 संक्रिया लागू है। R डॉट सामयिक समूह, सामयिक समूह में क्या होता है? R 2 0 और 2 1 हो गया। और सामयिक समूह और ऊपर क्या है? क्रम विनिमय तत्सम की। तो क्रम विनिमय कौन सी होगी? R2 ये सॉरी तत्सम की होगी R2 2 और क्रम विनिमय होगी R2 4। R2 3 प्रतिलोम नहीं है इसमें, ध्यान देना, प्रतिलोम नहीं है इसमें, क्योंकि क्रम विनिमय तत्सम की और शून्य के भाजक रहित का है। और वलय में बंटनता होती है 2 अभिग्रहित, और नीचे शून्य के भाजक रहित लिखा हो AB बराबर 0 कब होगा? या तो A 0 या B 0। तो 5 तो यहाँ पे आ गई, और 5 और 4 कितनी आ गई? 9, और 9 और 2 11। तो एक पूर्णांक प्रांत में कुल कितनी अभिग्रहित होती है? 11। वलय में 9 बता ही दिया आपको, और 3 ये आ गई, तो टोटल कितनी हुई? 11 अभिग्रहित होती है। तो ये पूर्णांक प्रांत है। सरल शब्दों में डेफिनेशन याद रख सकते हैं आप। वलय में 3 चीजें और ऐड कर दिए, क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाजक रहित वलय क्या कहलाता है? पूर्णांकीय प्रांत। क्या कहलाता है? पूर्णांकीय प्रांत। अब पूर्णांकीय प्रांत का एग्जाम्पल लेते हैं। तो Z प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट, ये सारे के सारे पूर्णांकीय प्रांत के उदाहरण हैं। तो पूर्णांकीय प्रांत के एग्जाम्पल क्या हो गए? Z प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट। कैसे? Z प्लस क्या है? Z प्लस डॉट एक वलय है ही। अब क्रम विनिमय वलय होगी, क्योंकि गुणा के सापेक्ष दो पूर्णांक को कैसे गुणा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तत्सम की है, गुणा के सापेक्ष एक है ही इसमें। और शून्य के भाजक रहित भी है। कैसे? दो पूर्णांक को गुणा कब 0 होता है? जब एक पूर्णांक 0 हो सदैव। ऐसा ही इसमें, ऐसा ही ये परिमेय में होता है, ऐसा ही वास्तविक में, ऐसा ही सम्मिश्र के लिए होता है। तो ये Z प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से। ये सारी की सारी क्या है? ये तीनों उदाहरण पूर्णांकीय प्रांत के। और यहाँ पे दे रखा है Z3 प्लस 3 डॉट 3, ये मॉड्यूलर एडिशन है और ये मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन है। Z3 प्लस 3 डॉट 3 भी एक पूर्णांकीय प्रांत है, जहाँ पे Z3 क्या है? 0 1 2। ध्यान देना 3 लिखा हुआ है तो मॉड्यूलो क्लास में 0 1 2 तक एलिमेंट आएंगे। में प्लस 3 व डॉट 3 संक्रिया की सारणी निम्नानुसार है। अब प्लस 3 की सारणी बनाई हुई है, डॉट 3 की भी सारणी बनाई हुई है, ध्यान से देख सकते हैं आप। यहाँ पे 0 1 2 लिखा हुआ है, इधर भी 0 1 2 लिखा हुआ है। अब 0 में 0 जोड़ो 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ो 1 आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ो 2 आ जाएगा। जब तक 3 से छोटा है तो वही अक्षर ये अंक आते रहेंगे आपके।
अब एक को 0 में जोड़ो 1 आ जाएगा, और एक को 1 में जोड़ो 2 आ जाएगा, और 1 को 2 में जोड़ो 3 है, तो 3 का भाग लग जाएगा, शेष फल क्या बचेगा वो आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे शेष फल 0 बचेगा। या 1 + 2 3 हो गए, 3 में से 3 घटा दीजिए, क्या बचा 0 वो लिख दीजिए। और 2 में 0 जोड़ो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ो 3 है, 3 में से 3 घटा दीजिए 0, या 3 में 3 का भाग देने पर शेष फल क्या आ गया 0। और 2 में 2 4 हो गया, 4 में से 3 घटा दो 1 बच गया, या 4 में 3 का भाग दे दीजिए, एक शेष फल बच गया। ऐसे ये सारणी बन सकती है। तो डॉट 3 अब ये, और 0 1 2, और इधर भी 0 1 2, तो ये 0 को 0 से गुणा तो 0, 0 को 1 से गुणा 0, 0 को 2 से गुणा 0, अब 1 को 0 से गुणा 1, और 1 ये 2 को 0 से गुणा 0 आ गया, 1 को 1 से गुणा 1, और 1 को 2 से गुणा 2, और 2 को 1 से गुणा 2, और 2 को 2 से गुणा 4, और 4 में 3 का भाग लग गया 1, यहाँ पे ये समझाया हुआ है, देख लीजिए आप। तो ये शून्य के भाजकों, देखो ये +3 के सापेक्ष क्या है, ग्रुप का निर्माण करती है, क्योंकि अपने को पता है ग्रुप की फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, ग्रुप की संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही बार आता है, तो +3 के सापेक्ष ये ग्रुप है ही। और ये इधर समी समूह है, समृता, ये सारे अवयव किसके हैं, Z3 के ही तो है। और तत्समक मिल रहा है सारणी की प्रथम पंक्ति अपने एकदम सर्व ऊपरी पंक्ति के, और ये द्वितीय पंक्ति सबसे ऊपरी पंक्ति की, और द्वितीय स्तंभ सबसे बाईं ओर के स्तंभ के समान है, अतः एक इसमें तत्समक आ गया। क्रम विनिमय तत्समकी और पूर्णांक क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय तत्समकी और शून्य के भाजकों रही, तो 2 पूर्णांक गुणा 0 कब है, जब 1 0 है। तो अतः सारणी से स्पष्ट है Z3 + 3 डॉट 3 एक पूर्णांक के प्रांत है, तो ये भी पूर्णांक के प्रांत का एग्जाम्पल Z3 + 3 डॉट 3 हो गया। ऐसे ही Z5 + 5 डॉट 5 हो सकता है, Z7 + 7 डॉट 7 हो सकता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया। अब एक महत्वपूर्ण प्रमेय लेते हैं, प्रमेय 1.3, सिद्ध कीजिए ZP + P डॉट P एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि दी P अभाज्य है, इफ एंड ओनली P इज प्राइम। ठीक है, ZP + P डॉट P इज एन ID इफ एंड ओनली P इज इक्वल टू प्राइम। ये है, ये नीचे लिखा हुआ ZP + P डॉट P इज एन ID इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि बोलते हैं इसको, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध कहा जाता है, P इज इक्वल टू प्राइम यानी अभाज्य है। तो हम इसको छुपाएंगे, यानी इधर से इधर चलेंगे तो सामने वाला ये वाला अपने को प्रूफ करना है, और इधर वाले को ये छुपाएंगे तो इस तरफ एरो जा रहा है, देख लीजिए, तो ये मानेंगे, ये प्रूफ करना है। और दोनों ही स्थितियों में आपको ये आपको वाला तो मानना ही है अपने को इसमें। ठीक है, तो इसका प्रमाण करते हैं, ध्यान से देखिए। तो प्रतिबंध की आवश्यकता, इस तरफ चल रहे हैं हम, तो इसको मानेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, ये मानेंगे, ये सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखना है। तो ZP + P डॉट P एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब Z3 में कहाँ तक एलिमेंट आए थे, 0 1 2 तक, तो ZP में एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 P - 1, फिर +P व डॉट P संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय तत्समकी व शून्य के भाजकों रहित बल है। अर्थात ये पूर्णांकीय प्रांत है, तो पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, क्रम विनिमय तत्समकी शून्य के भाजकों रहित बल है। क्या होता है, क्रम विनिमय तत्समकी शून्य के भाजकों रहित बल है। तब हम सिद्ध करेंगे P अभाज्य है, अर्थात P अभाज्य होगा, ये सिद्ध करना है अपने को। तो हम सिद्ध करेंगे P अभाज्य है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिकेशन मेथड से प्रूव करते हैं। कौन सी विधि से कॉन्ट्राडिकेट करते हैं, यानी विरोधाभास विधि बोलते हैं इसको। कौन सी विधि बोलते हैं, विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि में हम क्या करते हैं, जो है उसका विपरीत मानते हैं। तो अभाज्य सिद्ध करना है तो हम इसको अभाज्य न मानते हुए भाज्य मानेंगे, यानी मानना यदि संभव है तो P अभाज्य नहीं है। ठीक है, मानना यदि संभव है तो P क्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो P क्या होगा, तब P क्या होगा, भाज्य होगा। अब आपको थोड़ा सा भाज्य अभाज्य के बारे में पता होना चाहिए, तो हमने साइड में यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए। अभाज्य क्या है, 2 3 5 7 11 13, ये अभाज्य संख्या है। इनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, तो ये अभाज्य संख्या है।
और भाज्य क्या है 4, 6, 8, 9, 10। इनकी खास बात क्या है, भाज्य को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये चीज़ ध्यान देने लायक है यहाँ पे। तो हमने माना यदि संभव है तो p अभाज्य नहीं है, अर्थात p भाज्य है। भाज्य है तो इनमें से आएगी, या तो 4 होगी या 6 होगी, मान लीजिए एक बार, ठीक है। तो भाज्य होगी तब p को, यानी p है उसको, जैसे ये 4 है मान लीजिए एक बार, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, या 6 है तो 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है। 6 मान लीजिए आप, तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, तो p1 गुणा p2, यहाँ पे p है ही। अब इसका मतलब ये 2 और 3 है, तो 2 और 3 आपस में तो बराबर होंगे नहीं, तो इसका मतलब 2 क्या है 3 से छोटा, और दोनों p से छोटे हैं, 6 से तो छोटे हैं ही, और 1 से बड़े होंगे। अब यहाँ पे 4 हो जाए तो 2 गुणा 2 होंगे ना, तो ये बराबर भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 इज लेस देन इक्वल टू p1 और ये लेस देन इक्वल टू p2। 1 लेस देन इक्वल, सॉरी लेस देन p1 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन p1 है, इक्वल नहीं होगा ये। और p1 लेस देन इक्वल टू p2 और p2 लेस देन p है, यानी 6 है 2 गुणा 3 होगा, तो 2 गुणा 3 है तो 1 है, वो 1 से बड़ा होगा कौन है 2, और 2 3 से छोटा होगा, और 3 6 से छोटा होगा। अब 4 हो जाए तो 2 गुणा 2 हो सकते हैं ना, तो इस कंडीशन में p1 p2 बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों का गुणा 6 है, यहाँ पे 6 लिख रहे हैं हम, तो 6 का भाग जाएगा नहीं इसमें, तो शेषफल यहाँ पे 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे गुणनफल 0 होगा। इन दोनों गुणा 6 है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 का भाग लगेगा, शेषफल लिखते हैं हम इसमें, तो ये 0 आ गया। तो इन दोनों संख्याओं गुणा 0 है, जबकि p1 भी 0 नहीं है और p2 भी 0 नहीं है। ध्यान से देखना, p1 भी 0 नहीं है क्योंकि p1 भी 1 है और p के बीच में, और p2 भी 1 और p के बीच में, तो p1 p2 दोनों ही 0 नहीं है, फिर भी उनका गुणा 0 है। इसका मतलब ZP में शून्य के भाजक है, ये तो शून्य के भाजकों सहित हो गई। p1 भी 0 नहीं, p2 भी 0 नहीं, तो शून्य के भाजकों सहित तो नहीं है नहीं, क्योंकि हमने मानना है ऊपर है ZP प्लस p डॉट p एक पूर्णांक के प्रांत है, और पूर्णांक के प्रांत क्या होता है, क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाजकों रहित, ये सहित आ गई, जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ZP एक पूर्णांक के प्रांत है, और पूर्णांक के प्रांत क्रम विनिमय तत्सम की शून्य के भाजकों रहित होता है। तो इसका मतलब p को अभाज्य न मानना गलत है, अर्थात अभाज्य न मानना अर्थात भाज्य मानना, भाज्य मानना का गलत हो गया ना, अभाज्य न मानना मतलब भाज्य मानना गलत है, तो p क्या होगा अभाज्य होगा, तो p इज इक्वल टू प्राइम। ये बात समझ में आ गई, तो वन साइडेड प्रूफ हो गया अपना। अब विलोमता या कन्वर्सली दूसरी साइड लेके चलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिबंध की पर्याप्तता। अब हम केवल p अभाज्य मानकर तो इसको ZP प्लस p डॉट p पूर्णांक के प्रांत प्रूफ कर नहीं सकते, तो इसलिए मानना ऐसे है कि ZP प्लस p डॉट p क्रम विनिमय तत्सम की वलय इस प्रकार है कि p अभाज्य है। ZP प्लस p डॉट p क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। क्रम विनिमय तत्सम की वलय में क्रम विनिमय तत्सम की 2 और जोड़ दिए, तो 11 चीजें हो गई ना। इस प्रकार है कि p अभाज्य है, तब हम सिद्ध करेंगे पूर्णांक के प्रांत है। अब पूर्णांक के प्रांत में 12 चीजें होती है, 12वीं कौन सी होती है, शून्य के भाजकों रहित। 12वीं कौन सी होती है, शून्य के भाजकों रहित। तो ZP प्लस p डॉट p क्रम विनिमय तत्सम की वलय है, इस प्रकार है कि p अभाज्य है, और इसकी सहायता से हमें इसको क्या सिद्ध करना है, पूर्णांक के प्रांत। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करेंगे कि यह शून्य के भाजकों रहित है। शून्य के भाजकों रहित क्या होता है, इसके बारे में सोचिए। तो इसको पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए क्या दर्शाएंगे कि ZP शून्य के भाजकों रहित। अब शून्य के भाजकों रहित की खास बात क्या होती है, मान लिया AB बिलोंग्स टू ZP में सच दैट है कि उनका गुणा 0 है, तब या तो A 0 आ जाए या B 0 आ जाए, यानी दो संख्या गुणा 0 है तब A 0 आ जाए या B 0 आ जाए। अब ध्यान से देना, इन दोनों का ध्यान से देखना है, इन दोनों का गुणनफल में P का भाग लगता है, और P का भाग देने पर जो शेष फल बचता है वो यहाँ पे आता है। इसका मतलब इन दोनों गुणनफल में P का भाग पूरा पूरा लग रहा है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे दैट इम्प्लाइज P डिवाइड्स, ये डिवाइड्स यानी P विभाजित करता है AB को। इन दोनों का गुणा बराबर 0 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल में P का भाग जाने पर शेष फल 0 बचता है। मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब P AB को विभाजित करता है, तो P या तो A को विभाजित करता है या B को, जिसको भी P विभाजित करता है वह 0 है। अब ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आती, तो इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे इन दोनों गुणा कितना आ रहा है 12,
12 में 6 का भाग दिया तो 0 आ गया, शेष फल ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है ना। लेकिन इस कंडीशन में हमने माना P अभाज्य है, अभाज्य है। तो अभाज्य में 3 ले लेते हैं क्योंकि 6 अभाज्य है नहीं यहाँ पे, तो ये 3 ले लेते हैं। तो 3 में एलिमेंट कितने तक होते हैं? 0 1 2 तक होते हैं। Z3 में एलिमेंट कहाँ तक होते हैं? 0 1 2 तक। तो 0 × 2, तो इन दोनों में से एक 0 होगा 100%। 0 × 2 × 3 बराबर 0 है। मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन के तहत है ये, 2 को 0 से गुणा किया तब 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? P AB को विभाजित करता है इन दोनों गुणन में, एक 0 होगा, या तो A 0 होगा या B 0 होगा। अब P ये क्या हो गया? 0 × 2 हो गया, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इनमें से कोई भी 0 होगा जिसको P विभाजित करेगा, क्योंकि एक अशून्य संख्या शून्य को विभाजित करती है। तो P डिवाइड्स A या P डिवाइड्स B। अब जिसको डिवाइड करेगी वह शून्य होगा, जिसको डिवाइड करेगी क्या हुआ? वह क्या होगा? शून्य है। तो ZP शून्य के भाजक को रहित वलय है, क्योंकि ये शून्य के भाजक नहीं है इसमें। तो फलतः ZP + P डॉट P एक पूर्णांकीय प्रांत है, क्योंकि क्रम विनिमय तत्सम की वलय मान के चले थे। तो ZP + P डॉट P एक पूर्णांकीय प्रांत आ गया। महत्वपूर्ण डेफिनेशन लेते हैं। फील्ड अथवा क्षेत्र, क्षेत्र किसे कहते हैं? तो एक वलय A प्लस डॉट क्षेत्र कहलाएगा। तो वलय यानी 9 चीज़ें तो है इसमें, ध्यान देना। तो एक वलय A प्लस डॉट क्षेत्र कहलाएगा यदि R22 तत्समय की वलय हो। वलय किसे कहते हैं? A प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर F डॉट सामी समूह। सामी समूह में क्या आती है? समवर्तता और साचर्यता। अब गुणा के सापेक्ष तत्समक प्रतिलोम क्रम विनिमयता, 3 सीटें खाली है। तो एक वलय A प्लस डॉट क्षेत्र कहलाएगा यदि तत्समय की वलय हो। तो 2 के बाद तीसरी सीट भर गई। और 2 3 शून्यत्रव्यों का गुणात्मक प्रतिलोम हो। जो 0 नहीं है उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे 2 को किससे गुणा करे कि 1 आ जाए, तो 2 के लिए 1/2। तो शून्यत्रव्य यानी नॉन जीरो एलिमेंट है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। ये चौथी सीट भी भर गई, तीसरी चौथी और ये 5वीं क्रम विनिमय हो, यानी B = B है। तो इनको यानी A प्लस क्रम विनिमय ग्रुप हो गया, F डॉट भी क्रम विनिमय ग्रुप पर 2 बंटनता आती है। 12 चीज़ें होंगी, 9 में 3 चीज़ें और ऐड हो गई है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक बीजीय निकाय या संरचना A प्लस डॉट क्षेत्र कहलाती है यदि A प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है और F डॉट क्रम विनिमय ग्रुप हो और 2 बंटनता विग्रहित वलय में बंटनता आती है। तो F प्लस क्रम विनिमय ग्रुप 5 हो गई और F डॉट क्रम विनिमय ग्रुप में भी 5 हो गई, क्योंकि क्रम विनिमय ग्रुप में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? समवर्तता, साचर्यता, तत्समक प्रतिलोम, क्रम विनिमयता। तो 5 इसमें, 5 इसमें और 2 बंटनता, टोटल कितनी होगी? 12 चीजें। तो क्षेत्र के अंतर्गत कितनी अभिग्रहित होती है? 12 अभिग्रहित होती है। इनका पालन करता हुआ क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक क्षेत्र में कुल 5 + 5 + 2 = 12 अभिग्रहितों का पालन करता है। अब क्षेत्र के उदाहरण क्या है? Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट। तो Q प्लस डॉट भी क्षेत्र, R प्लस डॉट भी क्षेत्र है, C प्लस डॉट भी क्षेत्र है, क्योंकि Q प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है, Q डॉट क्रम विनिमय ग्रुप है, क्योंकि शून्यत्रव्यों का गुणात्मक प्रतिलोम है। याद कीजिए ग्रुप के एग्जाम्पल में हमने Q0 क्रॉस को ग्रुप माना था। Q0 क्रॉस क्या है? ग्रुप होता है। तो Q0 का मतलब 0 निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे शून्यत्रव्य बोल रहा है ऊपर, शून्यत्रव्यों का गुणा। तो Q प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है, Q0 डॉट भी क्रम विनिमय ग्रुप हो गया, क्योंकि शून्यत्रव्य निकालना है, 0 को तो निकालना ही, और 2 बंटनता का पालन करता है। ऐसे ही R प्लस क्रम विनिमय ग्रुप और R0 क्रम विनिमय ग्रुप, C प्लस क्रम विनिमय ग्रुप, C0 क्रम विनिमय ग्रुप और बंटनता संख्याओं का गुणधर्म है, इसलिए उसका पालन होगा। अब यहाँ पे Z प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं होगा उसके बारे में सोचिए। तो ये हमने क्वेश्चन बना के रखा है कि Z प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं, क्यों? इसका कारण दीजिए। तो Z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत किसे कहते हैं? क्रम विनिमय तत्समकी शून्य के भाजकों रहित वलय, क्रम विनिमय तत्समकी शून्य के भाजकों रहित वलय। तो Z प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, क्योंकि Z प्लस क्रम विनिमय ग्रुप है और Z डॉट समी समूह और क्रम विनिमय तत्समकी है। तो 4 चीज़ें आ गई ना इसमें। E = 1 है, गुणन तत्समक है, तथा Z प्लस डॉट बंटन गुणधर्मों का पालन करता है, तथा Z प्लस डॉट और शून्य के भाजकों रहित वलय है ही, इसलिए Z प्लस डॉट क्रम विनिमय तत्समकी और शून्य के भाजकों रहित है, क्योंकि 2 पूर्णांक गुणा 0, 2 पूर्णांकों का गुणा 0 कब होता है? जब एक पूर्णांक कम से कम शून्य हो।
तो ये पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु z प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है, क्योंकि z डॉट ग्रुप नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सामी समूह देखो, समवर्ता साचर्यता आ गई, तत्समक भी आ गया, क्रम विनिमय आ गई, लेकिन प्रतिलोम नहीं आया। कैसे? z में तत्समक एक है, कोई किसी पूर्णांक को किससे गुणा करेगी वापिस वही आ जाए तो एक। अब आप किसी पूर्णांक को किससे गुणा करो कि एक आ जाए, जैसे 2 को किससे गुणा करो कि एक आ जाए, तो 2 को किससे गुणा करेगी एक आ जाए, 1/2। 1/2 पूर्णांक होता है क्या? 3 को किससे गुणा करेगी एक आ जाए, 1/3। 1/3 पूर्णांक होता है क्या? क्योंकि ये गुणन के सापेक्ष प्रतिलोम अव्यवस्थित्व में नहीं रखता। 3 के लिए 1/3 इसमें नहीं है, 4 के लिए 1/4 नहीं है, 5 के लिए 1/5 नहीं है, 6 के लिए 1/6 नहीं है, क्योंकि शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम देखना है। इसलिए यह क्या है, z डॉट ग्रुप नहीं बनाता, इसलिए z प्लस डॉट एक क्षेत्र नहीं है, पूर्णांकीय प्रांत ही होगा। तो ये इसका रीजन हो गया। अब एक नोट दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। z3 प्लस 3 डॉट 3 क्षेत्र है, क्योंकि z3 में कितने एलिमेंट होंगे, 0 1 2 तक होंगे, ध्यान देना। क्योंकि 3 होगा तो 3 का भाग लगने में शेष फल 0 आ जाएगा, रिपीट हो जाएंगे। तो 0 1 2 में 1 और 2 के गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः 1 और 2 ही है। 1 को किससे गुणा करेंगे 1 आ जाए तो 1 एकम 1, और 2 को किससे गुणा करेंगे 1 आ जाए तो 2 को 2 से, 2 को 2 से गुणा करो और 3 का भाग दे दीजिए, शेष फल 1 बचेगा। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो z3 प्लस 3 डॉट 3 तो क्षेत्र है। आगे हम पढ़ेंगे zp प्लस p डॉट p क्षेत्र होगा यदि p अभाज्य है। और ऐसे ही हमने ये पढ़ा है कि zp प्लस p डॉट p क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है यदि p अभाज्य है। तो p अभाज्य है तो पूर्णांकीय प्रांत भी है और क्षेत्र भी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है आपको इस पे। अब अगली डेफिनेशन लेते हैं। तत्समकी वलय में एक का अवयव। तत्समकी वलय में 9 चीजें होती है और तत्समक दूसरी संक्रिया के सापेक्ष, इसका मतलब 10 हो गई, 10 10 10। अब इसमें एक का अवयव देखना है। एक का अवयव एक तरह से प्रतिलोम अवयव होता है। तो यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग विद यूनिटी, यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग विद यूनिटी। तो तत्समकी वलय में एक का अवयव की परिभाषा क्या, r प्लस डॉट एक तत्समकी वलय है, अर्थात 10 चीजें हो गई। वलय r प्लस क्रम विनिमय ग्रुप r डॉट सामी समूह 2 बंटनता और एक तत्समकी r22 हो गई संक्रिया, और एक उसकी द्वितीय संक्रिया डॉट का तत्समक अवयव है। तब कोई अवयव a बिलोंग्स टू r एकक अवयव कहलाएगा यदि उसके लिए कोई b भी r में ऐसा बैठा है कि a को b से गुणा कर लीजिए या b को a से आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होना चाहिए, 1। ए को b से मल्टीप्लाई करते ही या b को a से मल्टीप्लाई कर दे, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से, तो 1 आना चाहिए। ये एकक अवयव की परिभाषा एक बार पुनः देख लीजिए। r प्लस डॉट तत्समकी वलय है, एक उसकी द्वितीय संक्रिया का तत्समक अवयव है, तब कोई अवयव a बिलोंग्स टू r एकक कहलाएगा, a एकक कहलाएगा यदि उसके लिए कोई b बैठा है कि a को b से गुणा करने पर 1 आ जाए या b को a से गुणा करने पर 1 आ जाए। तो ये एकक अवयव की डेफिनेशन है। अब इसका एग्जाम्पल और दे रखा है। वलय 0 1 2 3 4 प्लस 5 डॉट 5 में प्रत्येक अशून्य अवयव क्या है, एकक अवयव है। अशून्य अवयव एकक अवयव है। अब अशून्य 0 के अलावा कौन कौन है, 1 2 3 4। अब एक को किससे गुणा करेंगे 1 आ जाए, जैसे डेफिनेशन ए बी इक्वल टू 1 ना, क्योंकि एक उसकी द्वितीय संक्रिया का तत्समक है। तो एक को किससे गुणा करें, अर्थात एक को किससे गुणा करेंगे 1 आ जाए। एक को जैसे ए के लिए b हो गया ना एक, और b के लिए a हो गया। अब 2 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, 2 को 3 से गुणा कर लीजिए, 6 6 में 5 का भाग 2, शेष फल 1 आ गया। 4 को किससे गुणा करें, 4 को 4 से गुणा कर लो, 4 चौके 16, 16 में 5 का भाग दीजिए, शेष फल 1 आ गया। तो ये अर्थात 1 2 3 4 ये सारे के सारे एकक हो गए 0 के अलावा। 0 के अलावा जितने भी एलिमेंट है ना, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। z5 प्लस 5 डॉट 5 आगे बहुत काम आने वाला है, ध्यान देना है। तो इसमें शून्य के अलावा सभी अवयव एकक हो गए, ध्यान देना ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा है। वलय z प्लस डॉट में 2 एकक अवयव है, 1 और -1। 1 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 1 के लिए 1 ही है, और -1 को किससे गुणा करें, -1 के लिए -1 है कि 1 आ जाए। तो ये 1 और -1 ही एकक अवयव है, इसके अलावा कोई अवयव एकक अवयव नहीं है। 2 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 2 के लिए 1/2 z में होता ही नहीं ना।
और क्षेत्र में शून्य अवयव के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव एकक अवयव होता है। तो क्षेत्र में प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्षेत्र की परिभाषा यही है। ए प्लस क्रम विनिमय ग्रुप पर एफ डॉट क्रम विनिमय ग्रुप पर दो बंटनता, और क्रम विनिमय ग्रुप में समर्था, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता सब आती है। तो प्रतिलोम आता है। तो शून्य के अलावा जैसे 2 के लिए 1/2 है, 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4, 5 के लिए 1/5 है। तो प्रत्येक अवयव एकक अवयव हो गया ना। ए को बी से गुणा करने पर 1 आना चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 1.4 लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए तत्सम की वलय है, रिंग विद यूनिटी है। तत्सम की वलय है कि एककों का समुच्चय, रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एकक को यूनिट एलिमेंट कहा जाता है। तो तत्सम की वलय के एककों का समुच्चय गुणात्मक ग्रुप होता है, गुणा के लिए ग्रुप बनाता है। ग्रुप में कितनी चीजें होती हैं? समवर्ता, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, 4 चीजें होती है, ध्यान रखना है आपको। तो सिद्ध कीजिए तत्सम की वलय। तत्सम की वलय यानी 10 चीजें दी हुई है इसमें के एककों का समुच्चय, एकक शून्य को छोड़कर होते हैं, सारी जो भी एलिमेंट हैं वो देखने हैं। एककों का समुच्चय गुणात्मक ग्रुप होता है, तो गुणात्मक ग्रुप प्रूफ करना है। तो तत्सम की वलय में आपके शून्य के अलावा सभी अवयव एकक अवयव होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था Z5 + 5.5 का, ठीक है। तो यही सिद्ध करना है। आप ग्रुप सिद्ध करना है तो ग्रुप के लिए 4 चीजें सिद्ध करनी होगी। तो माना R+ डॉट, प्रूफ में लिखा हुआ R+ डॉट एक तत्सम की वलय है, और एक उसका द्वितीय संक्रिया डॉट के सापेक्ष गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणा का तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। अब माना SR के सभी एककों का समुच्चय, जितने भी एकक है ना उनको एक थैले में डाल दिया और उस थैले का नाम S दे दिया, सेट दे दिया एक S। तो SR के सभी एककों का समुच्चय यानी R+ डॉट क्रम ये है, तत्सम की वलय है, और एक उसका द्वितीय संक्रिया के सापेक्ष गुणात्मक तत्समक है। क्योंकि तत्सम की वलय ऊपर लिखा हुआ प्रश्न में, तो तत्सम की वलय मान लेते हैं, गुणा के सापेक्ष तत्समक एक ही। अब माना SR के सभी एककों का समुच्चय है, तब एक को किससे गुणा करेगी? एक आ जाए। AB = 1, BA = 1, यही तो डेफिनेशन है एकक की। तो एक को एक से गुणा करो, एक आ जाए। तो एक S में हो गया, तो इसका मतलब S खाली नहीं है, रिक्त नहीं है। तो S में गुणात्मक तत्समक विद्यमान है। अब गुणात्मक तत्समक कौन सी होती है? G0 होती है समवर्ता, G1 साचर्यता, G2 तत्समक, और G3 प्रतिलोम। तो G2 आ गई यहाँ पे, तो ये सामने लिखा हुआ देखो, तत्समक आ गया। अब माना A बिलोंग्स टू S के लिए CS में कोई एकक अवयव है, सच दैट ऐसे है, CS में ऐसे है कि AC = 1, CA = B 1 आ गया। इसका मतलब C एकक है, इसके लिए क्या है? C एकक है, ठीक है। और B के लिए कोई D इस प्रकार है, S में हो गया तो एकक ही होगा, क्योंकि S तो एककों का समुच्चय है ना, ध्यान से देखना है, ठीक है। B S में, उसके लिए D भी S में। तो BD = 1, DB = 1। तो A के लिए C के लिए A एकक हो गया एक तरह से, B के लिए D के लिए B हो गया, ठीक है। अब हम AB को DC से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो AB को DC से मल्टीप्लाई किया और DC को AB से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड लिखी हुई है। तो AB × DC करते हैं, तो ये BD साथ में ले लिया, BD = 1, यहाँ से लिख लेंगे। इस समीकरण को स्टार नाम दिया हुआ है। तो BD = 1 × C = C आ जाएगा। AC = क्या ले सकते हैं यहाँ पे? 1, क्योंकि A के लिए C एकक अवयव है और B के लिए D एकक अवयव है। और DC को AB से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको DCA, D और ये CA हो गया, और ये B। अब CA = क्या है अपने पास? देखो AC, CA = 1। अब DB = 1। तो इसका मतलब AB को DC से मल्टीप्लाई करो तो भी एक आता है, DC को AB से मल्टीप्लाई करो तो भी एक आता है। इसका मतलब इसके लिए ये एकक हो गया ना, ठीक है। और DC के लिए B एकक हो गया, इसका मतलब AB भी एकक अवयव है। तो ये दोनों एकक अवयव हो गए। तो AB भी क्या हो गया? एकक अवयव है। इसका मतलब AB S में है। तो A S में है एंड B S में है। AB एकक है और B भी एकक है। तो इसके लिए क्या? AB S में हो गया। तो ये आ गई समवर्तता। समवर्तता G2 पहले आ चुकी है और G0 आ गई समवर्तता। अब G1 और G3 लाना है, G1 और G3 लाना है।
ये प्रयास हमने समृद्धता के लिए किया, ध्यान देना, ABDC और DCAB, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। इसका मतलब इसके लिए एकक ये है, AB के लिए AB एकक भी हो गया, AB के लिए DC बैठा है, और DC एकक भी हो गया क्योंकि इसके लिए AB बैठा है। ठीक है, तो ये दोनों एकक भी हो गए। अब AC क्योंकि प्रतिलोम है, 3 को 4 से गुणा करेंगे और भाग देंगे हम, जो भी ये 6 का देंगे तो आपका 3 को 4 से 2 को 3 से गुणा करेंगे, 5 का भाग देंगे तब 1 आएगा, तो 2 भी एकक है, 3 भी एकक हो गया। ठीक है, गुणनफल 6 आता है और 5 का भाग देने पर शेषफल 1 बच जाता है, तो 1 आ जाता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए पुनः में AC इक्वल टू 1 है, CA इक्वल टू B 1 है, तो इसका एक तरह से A इनवर्स हो गया ना, A का प्रतिलोम हो गया C क्या है, A का प्रतिलोम, A का प्रतिलोम 1 और A का प्रतिलोम में, तो C बराबर A इनवर्स स्पष्ट है, एकक अवयव है, तो C बराबर A इनवर्स है, स्पष्ट है, एकक अवयव है, अतः A इनवर्स है जो S में है दर्शाता है कि S में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी है। तो ये G3 आ गया प्रतिलोम संक्रिया, तो ये यहाँ पे प्रतिलोम भी आ गया, ध्यान देना है, क्योंकि ये एकक एक तरह से प्रतिलोम एलिमेंट ही है। ठीक है, तो चूंकि S R में ही ये S में R के ही अवयव है, क्योंकि R के एककों का समुच्चय तो S है, और R क्या है, गुणन के लिए सहचारी है, R गुणन के लिए सहचारी है, क्योंकि R डॉट समी समूह है, तो समृद्धता सहचर्यता आती है ना, तो S भी सहचारी होगा। तो G1 भी आ गई, तो G0 G1 G2 G3 सभी आ गई, परिणामतः ऐसे गुणात्मक समूह है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, ध्यान से देखना है। अब ये जो प्रूफ किया है हमने इस थ्योरम को, इसको सरल शब्दों में समझने के लिए एक उदाहरण और दिया है, तो ये उपर्युक्त प्रमेय को निम्न उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था Z5 + 5.5 का, तो Z5 में एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 2 3 4 और +5.5 में एककों का समुच्चय गुणात्मक ग्रुप होता है, तो एककों का समुच्चय 0 के अलावा होगा, तो Z5 + 5.5 में एकक अवयव शून्य के अलावा सभी एकक अवयव है, 1 2 3 4 है, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तब 1 आ जाएगा, और 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो 2 के 3 की चर्चा हो रही थी ना, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 × 3 6 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 आ जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तब 1 आ जाएगा, 4 चौक 16 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 आ जाएगा। तो ये सभी एकक अवयव नीचे यहाँ पे लिखे भी हैं। अब इनकी सारणी बनाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, इधर भी 1 2 3 4, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 1 को 2 से गुणा करने पर 2, और 1 को 3 से गुणा करने पर 3, 1 को 4 से गुणा करने पर 4 आ जाएगा। जब तक 5 से छोटा है तब वही लिखे जाएंगे। अब 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 2 को 3 से 6, 5 का भाग लग गया, शेषफल 1 आ गया। अब 2 को 4 से गुणा करने पर 8 है, 5 का भाग लग गया, शेषफल 3 आ गया। इसी प्रकार ये लाइन लिख लेंगी। तो इसको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ये जो भी संक्रिया सारणी, इसकी प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही बार आता है, और ग्रुप की संक्रिया सारणी की ये खास बात होती है, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही बार आता है। ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए ग्रुप की संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक अवयव एक और केवल एक ही बार आता है, तो इसका मतलब ये ग्रुप होगा। तो ग्रुप होगा तो एककों का समुच्चय क्या है, ग्रुप होता है। तो ये थ्योरम भी हमारी अच्छे ढंग से हो गई। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।